लिखे ना, क्योंकि पेपर में भी वरना आपने जगह खाली छोड़ा नहीं है। काउंट लिमिटेड, इजी मार्क्स हैं ये तो। काउंट लिमिटेड is बेटी ऑफ नवाज शरीफ, is a listed company. Count Limited is a listed company. Count Limited is a listed company listed on Pakistan Stock Exchange. ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही होगा हमेशा। नाखून बहुत मजे के होते हैं। काउंट लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये चीज मेरे अजीज, काउंट लिमिटेड लिस्टेड कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये चलो बिजनेस लिख ले। एंड इज engaged in manufacturing and marketing of, and is engaged in manufacturing and marketing of पर्सनल केयर। नहीं होती पर्सनल केयर, हाय मेरे पाँव को क्या हो गया, हाय वो इन द मार्केटिंग ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। अच्छा, मैनीक्योर पेडिक्योर, पता नहीं क्या क्या नाम आ गया है आजकल। मैनीक्योर पेडिक्योर, नोज केयर, फिंगर्स केयर, नेल केयर, हेयर केयर। अच्छा, अच्छा वैसे मेरा ये मशवरा है कि इसमें जो है खामोश, इसमें उसने हेड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में ना प्रॉपर एड्रेस नहीं बताए, लेकिन अगर आपने हल्का फुल्का लिख के आने तो लिख आए इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन कराची एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज इन फैसलाबाद। ये लिख के आने तो लिखाएं, प्रॉपर इसको एड्रेस बताने चाहिए थे। कल हमने पढ़ा था एड्रेस बताएं। इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन कराची, इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन कराची, खुरक कर ले, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन फैसलाबाद। जी, ऊपर नोट्स दे के नंबर देने, लेकिन इस नोट को वहां से लिंक नहीं करना ना, तो जब लिंक करना होगा इंशाल्लाह मैं नंबर दे दूंगा। नोट 2। अच्छा, उस प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले का नाम क्या रखा था बताएं? पिछले सवाल में जल्दी खोल के बताएं अपने रजिस्टर से, एग्जैक्ट वही नाम बताएं जो उधर रखा था। प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। अच्छा, वो उन्होंने नाम रखा हुआ था। चलो, जहां से हमने नाम देखा था उन्होंने ये रखा हुआ था। लिखें जी नोट का नाम, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें ना ऐसे भी बना सकते हैं आप, देखें इधर नीचे ना आप हेडिंग्स दें, कैपेसिटी, प्रोडक्शन, रीजंस फॉर शॉर्टफॉल, और ये नीचे जगह खाली छोड़ाइएगा क्योंकि शॉर्टफॉल की रीजंस उसने हमें नहीं दी। अपनी तरफ से बनाएंगे तो वो हमें शॉर्ट कर देगा। जी, कैपेसिटी कितनी है? 20,000 किलो। किस चीज की? यार नहीं बताई हुई उससे। अब उस दिन हमने इधर लिखा था यूरिया, तो इधर क्रीमें ना लिख दीजिएगा, बट ठीक है जान दें आप। नहीं, पर्सनल प्रोडक्ट्स में तो बहुत ज्यादा चीजें आती है ना। फिर 20,000 किलो दूध से हम ऐसी चीजें बना सकते हैं कि लोगों के चेहरे होंगे कुछ और, नजर कुछ और आएंगे 2-4 मिनट के लिए। प्रोडक्शन अच्छा, प्रोडक्शन कितनी हुई है? 20। अच्छा, ये 20,000 ज़रब कितना डिवाइडेड बाय, ठीक है इंटरेस्टेंट, 15,000। एक उमेर साहब इधर बैठे होते थे पहली रो में, वो पता नहीं किधर से। रीजंस फॉर शॉर्टफॉल, रीजंस फॉर शॉर्टफॉल, रीजंस फॉर शॉर्टफॉल में ज्यादा न्यूटन बनने की जरूरत नहीं। इफ यू वुड हैव गिवन मी द रीजंस देन आई वुड हैव मेंशन्ड द रीजंस, because you have not given me the reasons, so I have not mentioned the reasons. But if you would have given me the reasons, then I would have mentioned. But again I am saying you have not given me the reasons. But please my dear, if you have, अच्छा ओके माय डियर, बहुत तेज हो गए मैं आप।
नोट्स और वर्किंग हम क्या चला रहे हैं, साथ साथ। नोट 2 क्या था, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन। नहीं 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 नहीं, नोट 3 नहीं। जरूरत पड़ेगी नोट बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी वर्किंग करेंगे, जरूरत पड़ेगी चिल करेंगे, जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी वो करेंगे। अब जी सर सवाल की तरतीब क्या होगी, सर कैसे क्या करेंगे, सर पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, सवाल को शुरू से शुरू कर दिया करेंगे। अच्छा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन। मसले ही हो रहे हैं दुनिया के, भाईजान ये इसी काम ही करा दें। कितने हैं, 1 2 3, किसी दूसरे कैंपस में भिजवा दें। 1 2 3 4 5, 2 करा दें इधर, 3 उधर भिजवा दें। 3 उधर भिजवा दें। समडे यू विल कम, कारपेट बिछे होंगे इधर, हो सकता है ये कम से कारपेट आ जाए इधर, नीचे बैठ नहीं, कुर्सियां ही होंगी भाईजान, कुर्सियां होंगी फॉर्म वाली। हाँ हाँ इधर फॉर्म वाली होंगी जब तक क्लास होंगी, फॉर्म वाली। ओके कितने रख दें। अच्छा माय डियर, जूते बाहर उतार के आएंगे, कारपेटेड क्लासरूम, कारपेटेड क्लासरूम। अच्छा जी, पॉइंट नंबर आपने ऐसे देखिए। अब मुझे बताएं पॉइंट 1 पढ़ के कि जब हम तरतीब से चल रहे होंगे तो पॉइंट 1 में हमें रेक्टिफिकेशन, अच्छा इसका ये रेक्टिफिकेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि बाद में डिस्क्लोजर नहीं बनाना, हो सकता है रेक्टिफिकेशन करने के बाद डिस्क्लोजर भी साथ बनाना पड़े, लेकिन पॉइंट 1 पढ़ के बताएं हमने क्या करनी है, रेक्टिफिकेशन। अब आप पेपर में क्या करेंगे, अब आप पहले सफे पे बैलेंस शीट, तो साथ साथ रहिएगा, दूसरे तीसरे सफे पे नोट्स, चौथे सफे पे जाके आप खोलेंगे वर्किंग 1, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है नो एंट्रीज हैव बीन मेड आफ्टर यकम अक्टूबर। वो चौथा सफा हम देखते हैं कहीं हमारा बंद तो नहीं गया हुआ गलती से, लास्ट टाइम बन गया हुआ। अब जरा रिवाइज करा दें, ये क्या हुआ था कल, चपेड़ रिवाइज करा दें, मैं रिवाइज, अच्छा भाई सॉरी चपेड़ कलम। अच्छा आप मुझे बताएं, इसकी ऊपर वाली एंट्री मैंने छुपा दी है क्योंकि वो अकाउंटेंट ने कर ली हुई थी। आप बताएं क्या डेबिट करूं, पीपी, क्रेडिट क्या करूं, एडवांस, रिटेन अर्निंग डेबिट करूं, पीआरई या एसआरई, बस आरई, इस तरह ना बोलो करो रिटेन अर्निंग करें, यानी बड़ों से ऐसी बात करते, यानी बैठे हुए रिटेन अर्निंग, यानी अम्मी अम्मी अब नमक ही लाना है ना, मतलब मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूँ बेगम, यही हम करना है ना, बेगम के साथ भी नहीं, पुत्र बेगम के पता है भी नहीं, और ये ट्रेनिंग अलग होनी है, वो किधर चला। अच्छा आज सुबह सुबह वो जो कोई मैं चीज ढूंढ रहा था उसी जगह से बेगम ने ढूंढ के दी, ये हुआ करेगा, नहीं मिल रही थी मुझे, ये एशियन वुमेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस रिगार्ड। अच्छा जी आप बोलें पीपी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, पेएबल क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपी क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करें की बात, चलें पीपी 189.6 स्टार्ट पोस्टिंग रेक्टिफाइंग एंट्रीज। इस तरह की रेक्टिफाइंग एंट्रीज किस टॉपिक में पोस्ट की थी, FR1 में, करेक्शन ऑफ एरर्स में। पोस्ट भी करते थे या कर देते थे एंट्रीज, पोस्ट करना होता है बैलेंस शीट के फेस पे लाना, बहुत मजे का होता है ढक्कन, मैं भी ये ट्राई करूंगा धो के तेरे हाँ नहीं। अच्छा माय डियर बोलें जी 189.6 एडवांस क्रेडिट 108, कितने एडवांस, तसल्ली से पोस्टिंग करें, पीपी डेबिट एडवांस क्रेडिट, पेबल क्रिएट करें, पेबल क्रिएट करें 81.6, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में डाल दें प्लस 81.6। आगे चलें, एक्सचेंज लॉस कहां डेबिट करूं, सारे सेल्स एक्सपेंसेस कहां पड़े हुए हैं, जस्ट थिंक के कंसोलिडेशन का सवाल चल रहा है और आप उसमें बैलेंस शीट के सवाल में पोस्टिंग कर रहे हैं, बड़ा आपको इजी फील होगा। आरई डेबिट और पेएबल क्रेडिट, आरई डेबिट कराएं -14, हेलो हेलो हेलो, आरई डेबिट और पेएबल क्रेडिट
14.4। सर 1 2 3 4 5 6 7 7 फिगरें उधर लेके जानी है, कैसे लेके जानी है? डेप्रिसिएशन डेबिट, आर ई डेबिट माइनस 12.6 आर ई डेबिट, और पेएबल पीपी, पीपी क्रेडिट कितना? 12.6। टिंकू मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्यों नहीं, क्यों बनाया हुआ है? बोल क्यों मुंह बनाया हुआ है? और रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करनी आती बैलेंस शीट में पोस्ट? अच्छा जी, चलें आगे। चुन्नू मुन्नू फिश क्यों बनाया हुआ है? चलें जी, अगला क्वेश्चन करें, अगली वर्क। ये एडजस्टमेंट पढ़ के अपने नॉलेज की बेस पे बताएं कि इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है या इसका कोई डिस्क्लोजर भी सीखा हुआ है हमने। रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। ये जो कॉस्ट टू सेल दी होती है ना जनरल सवाल में किसी भी साइड पे, वो कॉस्ट टू सेल आपने खरीदने के वक्त भी नेट करनी होती है, और वो कॉस्ट टू सेल आपने ईयर एंड पे जब उसको महंगा करने लगे एनिमल को तो भी नेट करनी होती है। अच्छा जी, आप बताएं माय डियर, ओरिजिनल एंट्रीज कितनी हमने की थी? 3, और रॉन्ग एंट्रीज कितनी थी? 1। अब आपने इस लाइन के ऊपर देखना है, इस लाइन के ऊपर देखना है। छोटा सा काम वर्किंग 2.1 में ही बेशक कर जाइएगा, ओवरऑल करने तो ओवरऑल कर लें, जैसे भी करना है कहीं छोटा सा करके कर लीजिएगा बेशक। कैलकुलेटर पकड़ के जरा मुझे बताएं, बायोलॉजिकल एसेट कितने से डेबिट होने चाहिए थे? 77 प्लस 37 कितने से डेबिट होने चाहिए थे? 114। कितने से हो गए? बायोलॉजिकल एसेट 114 वर्सेस 108 से बढ़ जाएंगे। डन। ये क्या मैं एक एक आइटम को रेक्टिफाई कर रहा हूं या ओवरऑल रेक्टिफाइंग एंट्री मारने लगा हूं? ये एग्जामिनर को शो करके आएंगे। बायोलॉजिकल एसेट, अच्छा बायोलॉजिकल एसेट कट गया सारा, ये भी समझ लीजिएगा। अब बायोलॉजिकल एसेट को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। कितने से रिकॉर्ड हो गए? कितने से होने चाहिए थे? ये नोट करने का टाइम दूंगा वर्किंग 2.1। नेक्स्ट, रेक्टिफाइंग एंट्री करने की जरूरत नहीं, टाइम आया है। खर्चे में कितना जाना चाहिए था? 29, और खुशी 37। कैलकुलेटर पकड़े जरा। 29 की गम और 37 की खुशी, 8 का गम। P&L पे ओवरऑल हिट मार रहा हूं। 8 की खुशी, और कितनी रिकॉर्ड हुई? 0। अब क्या करें? प्रॉफिट को बढ़ा दें। कितने से? 8 से। डन। आगे चलें। कैश 29 नहीं सॉरी, कैश 106, और इधर भी बायोलॉजिकल एसेट को 8 से बढ़ा दें, P&L को 8 से बढ़ा दें, खत्म। ये रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दें। करें जी वर्किंग 2.1। वर्किंग 2 में जगह है थोड़ी सी, कहीं दाएं बाएं करके जरा करें कल वाली। ये रेक्टिफाइंग एंट्री से करनी आती है, बचपन में सीखी हुई है, ओवरऑल की है ना हमने एंट्री। P&L में क्या बढ़ाना है ये जरा लिख लीजिएगा, कहीं गलती ना हो जाए। P&L में क्या बढ़ाना है? प्रॉफिट बढ़ाना है ना, ओवरऑल इनकम बढ़ानी। बायोलॉजिकल एसेट बढ़ा दें 8 से, प्रॉफिट बढ़ा दें 8 से। जरा पोस्ट कराएं भाई, रेफरेंस दीजिएगा वर्किंग का माय डियर।
ये जो मैंने पहले चीजें लिखी हैं इनको वर्किंग 1, वर्किंग नंबर 2.1, बायोलॉजिकल एसेट कितने से बढ़ाएं? 8 से, और प्रॉफिट कितने से बढ़ाएं? 8 से, वर्किंग 2.1। एंट्री बन गई बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, खुशी क्रेडिट। ओवरऑल नेट करके एक ही रेक्टिफाइंग एंट्री कर लिया। चलें, आप बताएं इस सवाल में एरर थी उसको हमने सही कर दिया, कोई डिस्क्लोजर वगैरह तो नहीं IAS 41 का? नहीं। चलें आगे। ओहो, ये तो हमने पूरा ही नहीं किया था। मोहतरम, आपके अगले सफे के ऊपर जगह खाली है। चलें, आप फिर ऐसा करें, जिस सफे पे आपकी जगह खाली है वहां पे आप अच्छा, इस डायग्राम को मैंने आज बनाने को कहा था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस डायग्राम में माय ब्रो, ये डायग्राम इनकम्प्लीट है। मुझे हाथ खड़ा करके बताएं क्यों। मैंने आपको कहा था आज बनाने दूंगा, कल नहीं। मोहतरम, ये 20 to 50 नहीं है, इधर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वो 20 to 50 पे जनरल रूल में आता है, 30% 40% पे, और अगर 20 से कम हो, 12% हो और हमारा एक डायरेक्टर हो तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसलिए हमने ये रोक के रखी थी। समझ आ गई बात? और अगर हमारा कंट्रोल हो, और अगर हमारा किसी कंपनी पे कंट्रोल हो, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है ये मैंने आपको कभी नहीं बताया। ये मैं देखूंगा, मुनासिब समझा कल बता दूंगा, वरना कोई आपके लिए जरूरी नहीं। अच्छा, और अगर हमारा नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड नो कंट्रोल, तो हमने क्या लगाना है बोले? IFRS 9। आप अगर जहन में 1 to 19, 20 to 50, मोर देन 50 सोचें तो मुझे एतराज नहीं है, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैन बी अटेन्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। नंबर 1, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैन बी अटेन्ड either you buy 30% share, 40% share, 35% share, or you may appoint a director, then you are you have also attained significant influence. Sometimes you are supplying essential technical information, then you have significant influence. Sometimes you are holding 45% shares and the other shareholders are 1%, 1%, 1%, so you have de facto control. वो 55 लोगों में से कोई 4-5-6 तो आपके साथ मिल ही जाएंगे। फिर आप 45% शेयर का ओन कर रहे होंगे, लेकिन उस पर क्या एक्सरसाइज कर रहे होंगे? कंट्रोल। तो बता दें, PTCL ने यूफोन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेट में कैसे डिस्क्लोज करना है ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन PTCL ने रॉयल फैन को कैसे डिस्क्लोज करना है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चॉइस अवेलेबल है। कौन कौन सी? अच्छा यार, ये एंट्रीज बताएं जरा कॉस्ट की। इसको ना, वो जो हैंड रिटन पेज है ना, वो वाला IFRS 9 का, उसको छोड़े, हैं बड़े हो गए हैं। 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना, प्रॉफिट अनाउंस करना, डिविडेंड कमाना और महंगा होना। बस 4 चीजें, इन्वेस्टमेंट खरीदना, प्रॉफिट कमाना, उसमें से कुछ बांटना और महंगा हो जाना ईयर एंड के ऊपर। कॉस्ट मॉडल की कोई बंदा एंट्रीज बता दे। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम, 2 एंट्रीज।
लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपका दिल चाह रहा है IFRS 9 लगाने तो IFRS 9 लगा दे। वो फिर आपको पता है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपए से मिसाल के तौर पे, डिविडेंड प्रॉफिट आएगा कुछ नहीं करेंगे IFRS 9 में, प्रॉफिट आएगा कुछ नहीं करेंगे, डिविडेंड आएगा कैश डेबिट लेक्चर 1 अगर लिया IFRS 9 का, प्रॉफिट आएगा कुछ नहीं करेंगे, डिविडेंड आया कैश डेबिट डिविडेंड इनकम, और ईयर एंड पे 100 रुपए वाली इन्वेस्टमेंट 103 रुपए की होगी, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट या OCI, वो डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। और ये कुछ भी नहीं है, ये वर्किंग 7 है, लेकिन वर्किंग 7 की एंट्री में डिविडेंड आता है, लेकिन उसकी एंट्री कुछ और होती है, वो जरा सुनिएगा। यही मैं बताता हूँ, वर्किंग 7 बताता हूँ अब मैं जरा। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट वर्किंग 7 में, फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट पोस्ट पैट, उसकी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। और डिविडेंड की एंट्री अगर करनी पड़ गई ना तो वो डिविडेंड नहीं होगी, फिर वो होगी दरख्त से पत्ते उतारे हैं, फल उतारे हैं, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, डिविडेंड की एंट्री वो होती है। और चौथी एंट्री नहीं होती क्योंकि यहां पे फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड नहीं होता। तो अब ये एंट्रीज होंगी। अब आप मुझे बता दें कि हमारे सवाल में सेपरेट, अच्छा अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो क्या करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो क्या करना है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है हमारा किसी पे तो बस 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 इक्विटी मेथड, और कंट्रोल है हमारा, ये नाम भूल गया होगा क्योंकि 2-3 दफा क्लास में बोला है, एक्विजिशन मेथड, वही वर्किंग 1 2 3 4, वर्किंग 1 2 3 4 5 CRENC, जो एक्विजिशन मेथड का मतलब होता है सारी लाइनों को लाइन बाय लाइन ऐड करना है। और अगर नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड नो कंट्रोल तो फिर आप बस IFRS 9 फॉलो करें, फिर तो कोई टेंशन नहीं, फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी IFRS 9 फॉलो होगा। डन। हमारा आज का सवाल कौन सा है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या कंसोलिडेटेड? चलें अब नोट करें, कौन से सवाल पे नोट करने लगे हैं? हाँ, ये पेज नंबर मुझे लिखवा दें जरा, ताकि आज के बाद जब भी इस किस्म का मसला है तो हम पेज 323 पे आए। पेज 323, हाँ जी, पेज 323 पे नोट करेंगे सारे जहां मैंने कहा है। साजी ये कौन है? ओए अपना ही बंदा है, ये कभी हमारी बात से फिरेगा नहीं, इस पे हमारा कंट्रोल है, इसको हमने नीचे लगाया हुआ है, कंट्रोल है इस पे। साजी ये कौन है? ये सुनता है हमारी, लेकिन कभी कभी जो है ना मसला भी करता है। साजी ये कौन है? इसको छोड़ जाते, ये हमारी सुनता भी नहीं और हमारी चलती भी नहीं इस पे, लेकिन जब कभी डिविडेंड ले आता है तो हम बड़े खुश होते हैं, जब कभी इन्वेस्टमेंट महंगी हो जाती है हम बहुत खुश होते हैं। साजी क्या हाल है? आज तो सुबह का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, दिल ही दिल में अजीब अजीब सी हो रही है, बुलाते हैं पढ़ाते नहीं है। सुबह सुबह थ्योरी पढ़ी थी थोड़ी सी आते आते, बता रहा हूँ, तो कुछ सालों में टीचर आया करने ऐसे, बेटा बेटा वॉच है, बेटा प्लीज हाइब्रिड वालो प्लीज, वही ना तस्वीर ना खींची, तेरी मेहरबानी, मैं नहीं खींच रहा था आप लोगों की। कॉलेज में कोई बंदा मिले ना इस तरह करते हुए तो मेरे पास ले आया करें, पता नहीं आप लोगों को ये बात अच्छी लगती है या बुरी, बट छोड़ा करें ज्यादा। और फिर उसको ऐप में डालना तस्वीर को अपनी, और फिर उस पे फिल्टर लगाना, गाने लगाना, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, तो पुरवकार बंदे की अलामतें तो नहीं है ये। असल में भाई मसला ये है कि जो इस नीयत से लिबास पहने के लोग उसकी तारीफ करें, अच्छा लिबास पहनना मना नहीं है, लेकिन लोगों की तारीफ लेने के लिए उसके लिए बड़ी वईदें आई हैं, और अपनी तस्वीरें लगाना, फिर दूसरों के लाइक्स पे खुश होना,
कि मेरे 20 हो गए, अब 22 हो गए, शाम तक अब 23 हो गए। ये बहुत बड़ी खुद पसंदी है, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है ये। बड़ी खतरनाक बात है। ये चीज मैंने किसको देखा है। चलें आगे, मैंने आपका नंबर तो नहीं सेव किया हुआ। अच्छा आगे चलें। एक्विजिशन मेथड ये होता था कंट्रोल के केस में, जिसमें आप कंसोलिडेशन में उसके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को लाइन बाय लाइन ऐड करते थे। ओके नहीं, वो अपने स्टेटस डिलीट करा के दूसरा देखने ले आप। अच्छा अब माय डियर, अब आप लोग ना बात को यहां से पकड़िएगा कि हमारे सवाल में कौन सी दी हुई है, फिर सोचिएगा ये क्या है, फिर देखिएगा हमारी पॉलिसी क्या है, और फिर देखिएगा अकाउंटेंट ने क्या किया है। सबसे पहले बात को यहां से पकड़ें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सवाल में कौन सी दी हुई है? अकाउंट लिमिटेड की। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ किसकी दी हुई है? तो फिर ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कंसोलिडेटेड या सेपरेट? सेपरेट। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट मैंने किस में की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएल एक्वायर्ड 6 मिलियन। 6 मिलियन से तो पता नहीं चलेगा ना जब तक कि पूरा कैपिटल उसका ना बता दे, लेकिन 6 मिलियन उसने बता दिया। 6 मिलियन कितने परसेंट कैपिटल है? 30%। वैसे किसी ने पूरा कैपिटल निकालना हो तो वो भी पता चल सकता है कि 6 मिलियन शेयर्स मैंने खरीदे हुए हैं, वो 30% है, तो टोटल कंपनी के पास, बेचारी के पास 20 मिलियन शेयर्स हैं। तो ये मैं फिक्रा बोल सकता हूं 20 मिलियन में से मैंने 6 मिलियन खरीद लिए हैं, तो भाई 30% से ये आपकी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली नहीं बन जाती। अभी जरा पढ़ने दें आगे। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ इस 30 के बारे में कि हमारा डायरेक्टर है नहीं है, या फलां है, ये है वो है। तो फिर ऐसी सूरत में वो परसेंटेज वाला जो कल रूल पढ़ाया था वो लगा दें इधर, कोई मसला नहीं। 20 से 50 की रेंज में बेहतर है कि इसको हम क्या नाम दे दें? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है हमारा, और ये हमारी एसोसी। अब एक काम कीजिएगा, इसके वो नंबर रखेगा पेपर में, आप इसका नाम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लिख के आइएगा, अल्फा के साथ ब्रैकेट में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ताकि वो पता चले कि ये इन्वेस्टमेंट किस में है, बोलें एसोसिएट में। अच्छा जी, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं जी? सेपरेट है या कंसोलिडेटेड? चलें, पहली चीज डिसाइड होगी। दूसरा, हमारा नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, नो कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में हमारे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? 3। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी चॉइस है? वो सवाल ही बताएगा। फॉर द ईयर एंडेड वी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 80 मिलियन। वही नहीं मादरत जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसने प्रॉफिट डिस्क्लोज किया 80 मिलियन का। अच्छा, खरीदा वैसे हमने उससे यकम फेब को था, 5 महीने पहले। उसने प्रॉफिट डिस्क्लोज किया 80 सबके लिए, और उसने सबको डिविडेंड फेंका है 24 मिलियन का, जिसको हमने इधर इनकम में डाल लिया है। CL has the policy to account for its investment in associates using the, हमारी पॉलिसी है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को किस पे शो करें? ये जिन पे हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, इनका हम पर नाम क्या रखते हैं, और इनका नाम क्या रखते हैं? सब्सिडियरी। इनका नाम कुछ नहीं रखते, ठीक है जी। We have the policy to follow the, बैलेंस शीट कह रही है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे पड़ी हुई है, तो एक एंट्री होगी भी है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, रफ्त खरीदने की। अदर इंफॉर्मेशन बता रही है कि डिविडेंड का हमारा हिस्सा अदर इनकम में जा चुका है। आई एम डैम श्योर कॉस्ट मॉडल की दोनों एंट्रीज हो चुकी हैं। अब आप इस पे मेरे से बहस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यू आर ओपन। कॉस्ट मॉडल की दोनों एंट्रीज हो चुकी हैं। ट्रायल का फेस देखें, इन्वेस्टमेंट किस पे पड़ी हुई है, तो क्या एंट्री की होगी अकाउंटेंट ने? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। हमने मॉडल कौन सा फॉलो करना है? इक्विटी। बैलेंस शीट में किस पे, ट्रायल में किस पे पड़ी है इन्वेस्टमेंट, तो क्या एंट्री हो चुकी है? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरा सवाल मेरा, डिविडेंड जो आया है वो कैश में है, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, उसकी क्या एंट्री कर चुका है? कैश डेबिट डिविडेंड इनकम, और अपने हिस्से से ही की होगी उसने। डन, ये दो एंट्रीज कर चुके हैं। लेकिन मैंने कौन सी एंट्रीज करनी है? इक्विटी मेथड।
अब माय डियर मुझे बताएं, बड़ी अच्छी रिवीजन है ये माशाल्लाह सवाल। इस सवाल के करने के बाद अगर टाइम बचा ना तो आप पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 10-11 रह गया हुआ है उसका IFRS 9 का, वो भी हम पढ़ लेंगे, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से सारा बेस करता है। अच्छा जी, ट्रायल देख के बताएं इन्वेस्टमेंट कितने पे की थी? 100 रुपए पे। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ओरिजिनल एंट्रीज पहले करवाएं, ओरिजिनल एंट्रीज, इक्विटी वाली मैं इक्विटी वाली ज्यादा पसंद करूंगा पहले। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 100 से। इक्विटी मेथड में उसकी आरी यानी प्रॉफिट पे नजर रखनी है। आप बताएं उसने प्रॉफिट कितना कमाया? बहुत अच्छी रिवीजन हो रही है। 80 का। 80 का कितने अरसे में कमाया? पूरे साल का है। पूरे साल में से 5 माह से हमने खरीदा हुआ है, और साथ साथ इस टॉपिक में परसेंटेज लगा 10। किसी को एंट्री याद हो वर्किंग 7 में पोस्ट पैट की? इसका नाम क्या है? पोस्ट पैट। इसका नाम पोस्ट पैट होता था। एंट्री हो इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट कर दिया। इस टॉपिक में P&L क्रेडिट कर दें, P&L क्रेडिट कर दें, अदर इनकम क्रेडिट कर दें, जो मर्जी कर दें। इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए, असल में ना मसला नहीं है, P&L हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो फिर वो PBT से ऊपर एक लाइन वो लेके जाना था। वो P&L हमारे हाथ में नहीं है, बस P&L लफ्ज लिख दो खाली। इन्वेस्टमेंट डेबिट खुशी क्रेडिट। असल है ना इस मॉडल में फल उतारने पे खुशी नहीं होती, फल लगने पे खुशी होती है। फल लगने और उतारने में माय डियर क्या डिफरेंस है? कंपनी प्रॉफिट कमाती है 100 रुपया, बांटती है 40 रुपए। इस मेथड में हमारी उसकी इक्विटी पर नजर होती है, उसने कमाया क्या मेरे लिए। आप बताएं उसने कमाए में से मुझे कितना दिया? हाँ नहीं, यहां डिविडेंड नहीं क्रेडिट करना इस मॉडल में। अच्छा आप बताएं, नीचे ही जगह निकाल लेते हैं, नीचे कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट। मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करें कि आप बताएं मेरे पास कितने शेयर हैं और मुझे कितने रुपए पर शेयर डिविडेंड मिला। बोले नहीं अवेलेबल, नहीं अवेलेबल। अच्छा मुझे बताएं ये डिविडेंड कौन सा है, पूरा है या ये डिविडेंड जो है वो हमारा हिस्सा है? पूरा है। पकड़े जरा डिविडेंड, इसको कभी ना 2/12 3/12 कीजिएगा। डिविडेंड किसी दिन मिलता है, डिविडेंड का अरसे से ताल्लुक नहीं होता। ये आज जरा बात सुने सारे, डिविडेंड पे हम जिंदगी में कभी भी 3/12 4/12 क्यों नहीं लगाते? असल में वजह ये होती है कि डिविडेंड का ताल्लुक होता है अनाउंसमेंट से। तो जब डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ होता ना और लोगों को लग रहा होता है डिविडेंड अनाउंस हो जाना है, तो शेयर की प्राइस मार्केट में बढ़नी शुरू हो जाती है खुद ही। तो इसलिए कोई डिविडेंड को लोग कहते हैं इसको टाइम बेस पे पोर्शन ना करो, वो शेयर की प्राइस ने खुद ही इफेक्ट ले लिया है। पता नहीं ये किस टॉपिक की मैंने आपको बात बताई है, ये हमारे टॉपिक की बात नहीं है कि शेयर्स की प्राइस मार्केट में खुद ही, एक कंपनी आपको पता है उसने डिविडेंड अनाउंस करना ही है फाइनल, तो उससे 4 दिन पहले कोई शेयर होल्डर अपना शेयर जब बेच के जाता है ना, वो भी सऊदी किंग वाली सोच रखता है, कहता है पुत्र जब ये तुझे शेयर बेचूंगा ना 4 दिन बाद तुझे आ जाना डिविडेंड, वो डिविडेंड सारा तूने एंजॉय करना है, हालांकि शेयर मैंने अपने पास रखा था। तो वो शेयर ऑटोमेटिकली बाजार में महंगे हो जाते हैं। लेकिन ये लॉजिक है डिविडेंड को टाइम बेस पे पोर्शन, ये नहीं होता कि डिविडेंड हमें मिल गया, पुराने शेयर होल्डर को बुला के कहीं थोड़ा सा तू रख ले यार, पहले तू था, थोड़ा सा मैं रख लेता हूं, खुदा के लिए ये ना कीजिएगा। डिविडेंड जिस दिन अनाउंस हुआ है उस दिन जो शेयर होल्डर था सारा का सारा डिविडेंड उसी का है। अब इसमें कभी ना चाहिएगा डिविडेंड को 3/12 4/12। और गुडविल की इंपेयरमेंट भी हमने आपको कहा था कंसोलिडेशन, उसको भी 3/12 4/12 कभी नहीं करनी, उसका दिन से ताल्लुक होता है। चलें छोड़ें इस बात को। डिविडेंड मुझे बताएं फुल कितना है? 24 डिविडेंड है, मल्टीप्लाइड बाय हमारा हिस्सा 7.2। वो रिवर्स वर्किंग करके निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। डन जी। आप बताएं शेयर्स को फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं वर्किंग 7 में? नेवर। वर्किंग 7 का फॉर्मेट किसी को याद है? इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड पे आती थी, कॉस्ट पे आती थी, कॉस्ट पे उसमें जमा करते थे पोस्ट पैट, माइनस करते थे डिविडेंड,
और जवाब आ जाता था कैरी डाउन। अब बताएं अकाउंटेंट ने क्या किया है? अकाउंटेंट ने डिविडेंड को डाल दिया है अदर इनकम में। अकाउंटेंट ने डिविडेंड को डाल दिया है अदर इनकम में। शायद ये कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? उसने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखा हुआ है और डिविडेंड को अदर इनकम में डाल दिया है। शायद ये कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? कमाल सवाल है ये IFRS 9 की रिवीजन। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कर लेंगे, वो मुझे बता दें। ओवरऑल से खेलना है या एक एक एंट्री से खेलना है? नहीं, ओवरऑल से कर लें, इतना टाइम नहीं, ओवरऑल से कर लें, ओवरऑल से कर लें। और मैं एक वर्सेस भी नहीं शो कर रहा, वो रॉन्ग है, ये ओरिजिनल है। अच्छा, शेयर्स की फेयर वैल्यू वैसे अल्लाह करे वो दे दे ताकि हम तंग हों थोड़े से। शेयर की फेयर वैल्यू दी है? नहीं, इतना भी तंग नहीं किया उसने, शेयर की फेयर वैल्यू नहीं दी उसने। चलें माय डियर, इन्वेस्टमेंट में कितना पड़ा हुआ है? अब उधर नहीं पड़ा हुआ, इधर कैश आया है। इन्वेस्टमेंट में 100 ही पड़ा हुआ है। और पड़ा होना कितना चाहिए? कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, रोज सोच पेड़ मारूं। मैं ओवरऑल से खेलना चाह रहा हूं। मैं ओवरऑल IFRS 9 होता तो मैं एंट्रीज कर देता भाई। IFRS 9 में हमने एंट्रीज की थी, हमने इसको शायद अदर इन्वेस्टमेंट समझा था, इसको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट समझा था, और एक एक की अलग अलग रेक्टिफाइंग एंट्री की थी। लेकिन अभी ओवरऑल से खेलें क्योंकि बैलेंस शीट बस मेरे हाथ में है। इन्वेस्टमेंट्स कितनी? 100 की रिकॉर्ड हो चुकी हैं, होनी चाहिए थी 110 माइनस 7.2। वर्सेस करके बताएं, वर्सेस करके 2.8 से क्या कर दें? इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। उठाएं, क्लास हो रही, प्लस 2.8, प्लस 2.8। एक मिनट, कैमरा इधर लाओ। P&L में कितना ले गए, कितना लेके जाना चाहिए, कितना और ले जाएं? एंट्री टैली होगी। वर्किंग नंबर 3, कितना और P&L में ले जाएं? 2.8। इससे आरी बढ़ जाएगी। कितना बड़ा स्यापा करके एंट्री क्या निकली? इन्वेस्टमेंट डेबिट और खुशी क्रेडिट। कोई बंदा वैसे मुझे ये लॉजिक बताइए, ये खुशी आई क्यों है? 2.8 की कहां से खुशी आ गई? मेरी तो इन्वेस्टमेंट्स वही हैं, 2.8 की ज्यादा खुशी क्यों आ गई? मोहतरम, उस मॉडल में हमने डिविडेंड पे नजर रखी हुई थी, लेकिन अब हमने नजर किस पे रखी हुई है? इस वजह से हमारी चेंज आएगी। कुछ लोगों की शक्लें देख के हमें लग रहा है कि यहां भी वर्किंग 3.1 कर देनी चाहिए। वर्किंग 3.1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बताएं कितना पड़ा हुआ है? 100 पड़ा कितना होना चाहिए? वैसे ये कोई फाड़ एंड फास्ट नहीं है, कभी इधर हम ओरिजिनल वाली लिख रहे होते हैं, कभी हम इधर हम ओरिजिनल वाली लिख रहे होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझना मकसूद है जी। कितना पड़ा होना चाहिए? 102.8। पड़ा कितना हुआ है? 100, तो 2.8 से बढ़ा दें। इसी तरह पेपर में वर्किंग शो कीजिएगा। और P&L में कितना पड़ा हुआ है, कितना पड़ा होना चाहिए? 10। कितना और ले जाएं? प्रॉफिट। ये थी वर्किंग 3.1 अगर किसी ने करनी है। अब जी डायरेक्ट चपेट आएगी अगर फिक्स्ड एसेट की रेक्टिफाइंग एंट्री आपने सही ना की। फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट की रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें। कर ली थी घर में कल, यही मैंने कहा था कर लीजिएगा। वर्किंग 4, आज हम आपको दोबारा देंगे होमवर्क के अंदर। क्या दोबारा देंगे होमवर्क के अंदर? IFRS 9 का सवाल। कौन सा वाला सवाल? पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 और 11, और अभी पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह उसको। डन डन डन। चलें, बिस्मिल्लाह, आगे चलें जी। आसान सी एडजस्टमेंट। वर्किंग नंबर 4। कल हाथी तो निकल चुके हैं, आज दुम निकाल रहे हैं। दुम टाइम ले जाती है।
वर्किंग नंबर पुत्र तू बड़ा हंसना है। वर्किंग नंबर 4 करें जी। प्लांट बेचा है 30 जून 2024 साल के। एक मशीन हमने बेची है जो कि 30 की खरीदी थी, ये हमने बीटा ट्रेडर्स को बेच दी है 5 मिलियन की। खरीदी कितने की थी? 30 की। 30 क्या है? कॉस्ट। आज कितने की बेची है? 5 की। पता नहीं, अभी बीवी शीवी नहीं पता, अल्लाह करे बीवी दे दे आगे। द फुल अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स वर गलती से क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट एंड डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट ड्रामा इन द बुक्स। जब एसेट बिका, कब बिका ये नहीं बताया। चपेड़ ये चाचू के लिए बताया हुआ, ये नहीं बताया। जब एसेट बिका उसकी बीवी होते होते कितने पे रह गई हुई थी? खरीदा कितना का था? अकोमोडेशन कितनी? 22। और एसेट कितने पे रह गया हुआ था? 8 के ऊपर। अब पहले सबसे आप मुझे ओरिजिनल एंट्री बता दें, क्या करेंगे? कैश डेबिट 5 से, एसेट क्रेडिट 8 से, और बैलेंसिंग विल बी गेन और लॉस। चलो तोते पुते मुन्ने, जिसकी FR1 पास है बेटा, आप तो पता है ता एंट्री होती है डिस्पोजल की। कैश आ, पापा जा, पी हैंडल बैलेंसिंग निकालें। ओके, लॉस आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करेंगे। वही अपनी टेंशन खुद ही लो जी, वरना हमारे मरने के बाद लोग यार बड़ा अच्छा इंसान ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मेरे नाल बहंदा ਸੀ, चला गया, कहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ सही हो जा, फिर भी नहीं होगा। नहीं इस तरह बाद में नहीं, मरने के बाद नहीं कहना इस तरह। अच्छा जी, रॉन्ग एंट्रीज। अच्छा, ये जो सवालों में लिखा होता है ना डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड, इसका मतलब होता है कि एसेट अकाउंट से कॉस्ट नहीं निकाली और कम अकाउंट से उसकी कम नहीं निकाली। लेकिन अगर अकाउंट बुक वैल्यू पे बना हुआ है तो उसका मतलब होता है एसेट अकाउंट से भी तक बुक वैल्यू माइनस, ये मतलब होता है डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड। असल में कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है। द फुल अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स कितना? 5 वॉज गलती से रिकॉर्डेड इन सेल। गलती से कहां डाल दिए? सेल में। और डिस्पोजल हमने रिकॉर्ड ही नहीं की। आप बता दें जी, एसेट का जाना तो रिकॉर्ड नहीं किया, सारा रोकड़ा कहां डाल दिया है? कायदे आजम की फॉर्म में जो आया उसको सारा कहां डाल दिया? सेल में। रेक्टिफाइंग एंट्री सेल्स क्रेडिट, माशाल्लाह, और बढ़ा दो सेल यूं। हाँ, सेल्स डेबिट। हाँ हाँ चलो, मैं तो आपकी बात सुन के तो नहीं मैं बोल रहा, और भी बोलते होंगे बच्चे। 8 P&L डेबिट 3। साथ वाले को आप क्या कहते हैं? बेटा कोई मसला मुसला आया FRS 16 में, IAS 12 में, मेरे से समझ लेना। ये बेटा कोई मसला मुसला मुझे आ रहा है तो मैं तुम्हारे से समझ लूंगा। अच्छा, ओके। रेक्टिफाइंग एंट्री करें। सेल डेबिट -5। सेल कम होने से अक्सान प्रॉफिट कम हो जाता है। अच्छा वो मुझसे डोमिनेट। अच्छा, खर्चा नुकसान बढ़ने से भी प्रॉफिट कम हो जाता है। इसको कम करने पे फोकस करें, -3। और भाई पापा बस क्रेडिट कर दें 8 से। स्पेन
ये तो दिल की आवाज थी, रेक्टिफाइंग एंट्री। अब दिमाग से पूछे नोट बनाना है या नहीं बनाना। भाई का दिमाग कह रहा है बनाना है। अगर डिस्पोजल साल की उनकी टोटल बीवी 5 मिलियन से ज्यादा हो, हमारे तो अकेले की बीवी माशाल्लाह अल्लाह भाग लगाए, इसके अकेले की बीवी 8 मिलियन थी, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, डिस्क्लोजर तो बनाना ही है। अच्छा, अब मैं जरा खुला खुला करके बनाने लगा हूं। नोट नंबर 3 जरा एक दफा बना लेने दीजिएगा मुझे, उसके बाद आप देख लीजिएगा एक्स्ट्रा शीट लेनी है या नहीं लेनी। डिटेल्स ऑफ पीपी डिस्पोज्ड, डिटेल्स ऑफ पीपी डिस्पोज्ड। अच्छा जी, किसी को फॉर्मेट याद हो? कॉस्ट स्लैश रीवैल्यूड अमाउंट, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन लॉस, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, मोड ऑफ रिश्ता विद द बायर, रिश्ता विद द बायर। पहले एसेट का नाम, पार्टिकुलर मशीन। अच्छा, कॉस्ट 30, बुक वैल्यू पूरा लिखना है, बीवी नहीं लिखना है इधर, बीवी माइंड कर देगी। बुक वैल्यू 8 जी। सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड 5। अच्छा, गेन लॉस टी काउंट में अगर नहीं निकालना आसान तो इधर बता दें, 8 वाली चीज 5 में बिक गई तो क्या आया? 3 का लॉस। गेन स्लैश लॉस कितना? 3। पर्टिकुलर्स ऑफ बायर क्या है? बबलू ट्रेडर्स, बेटा ट्रेडर्स, बेटा ट्रेडर्स। मोड ऑफ डिस्पोजल नहीं बताया हुआ सवाल में कि OLX पे बेचा है या सड़क पे बैठ गए थे। ऑक्शन लिखा हुआ है, वो ग्रेट मैन, ऑक्शन लिखा हुआ है। पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, वो मिल मिला के पेपर कर लिया। अच्छा नहीं, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर वो तो आ गया है। रिलेशनशिप विद द बायर, बायर की फूफी और हमारी फूफी अल्लाह को प्यारी होगी। ओ बहन, व्हाट अजीब पीपल यू आर। भाई ये सारे अदाब सीखने होते हैं। किसी के घर फोतगी हुई है, उधर जाना है, अजीब लोग बातें। भाई आपने भी एक दिन चले जाना है, आपके बड़े तो चले गए, इस तरह नहीं करना होता उधर जाके, इस तरह नहीं करना होता भाई, आपने भी एक दिन चले। कोई बंदा बीमार हो, आप गलती से जाके जी वो हमारा एक और जानने वाला था, वो तो 2-3 दिन में ही फोत हो गया था। इसके बाद आदाब, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किताबों में पूरे पूरे आदाब लिखे हैं, दुआएं लिखी हुई हैं इसकी कि उसके पास जाना है, कौन सी दुआ देनी है। ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह। ओके, ओके। साथ वाले से एक्स्ट्रा शीट लेके नोट बना लिया। चलें, आज मजा आ रहा है, इसको मिटा देते हैं हम जगह। लेकिन ये आपको पता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो पूरा सफा भरा हुआ था, हमने एक दिन अटैच भी किया था। वो तो पर्टिकुलर्स ऑफ बायर आपको तो 15-20 कम से कम एसेट बिकवाएगा, पेपर में पूरा बनवाएगा आपसे इंशाल्लाह फॉर्मेट। पिछली दफा वालों को भी कहा था। अच्छा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। पॉज करो। और अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। अच्छा भाई, DTL जो अकाउंट ऊपर पड़ा हुआ है उसमें टैक्स रेट लग के पड़ा होता है या लगे बगैर पड़ा होता है? नहीं, आसान सी बात होती है, सोच के थले से बता दें। एक्सेलेंट। यानी ये जो DTL का अकाउंट है ये TTD नहीं होता, ये TTD का बेटा होता है, यानी रेट
लग के पड़ा होता है। आपने डीटीएल अकाउंट को बिल्कुल सही समझना था और इसको बैलेंस शीट में शो कर देना था 67, लेकिन सवाल ने क्या बताया? द टेम्परेरी डिफरेंसेस हैव डिक्रीज्ड बाय, लेकिन अकाउंटेंट ने इसकी एडजस्टमेंट शायद बाकी चीजों की कर ली हो, टेम्परेरी डिफरेंसेस हैव बीन डिक्रीज्ड। अच्छा जी, खोलें भाई, वर्किंग नंबर कौन सी बन रही है? 5, वर्किंग नंबर 5। जी, डीटीएल का ब्रॉड डाउन 67। अब ट्राई करें ये एडजस्टमेंट करने की। टीटीडीज हैव डिक्रीज्ड बाय 80, हैव डिक्रीज्ड बाय, अच्छा ये ओपनिंग क्या थे? आप रिवर्स वर्किंग करके टीटीडी निकाल सकते हैं वैसे जरा निकालें, निकालना मकसूद नहीं है। अंजुम आया हुआ आज, मकसूद नहीं है। अच्छा, 67 पड़ा हुआ है 35 पे, तो मेरे तेलतुलेतर प्यारे से दो, तुम मुझे 100, 190। दिस 191 इज डिक्रीज्ड बाय, अब बताएं ओ किधर? इधर, एक्सलेंट। टीटीडीज आर इंक्रीज्ड बाय लिखा होता तो इधर ही बढ़ाते, टीटीडीज आर, तो इस तरह प्लीज लिखें, लेकिन डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर ये एडजस्टमेंट इस साइड पे होगी। कितने से डिक्रीज हो रहे हैं? 80 से तो टीटीडी डिक्रीज हो रहे हैं ना, लेकिन टीटीडी डिक्रीज होने से टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? 20, तो कैरी डाउन बैलेंसिंग निकालना। ब्रॉड डाउन तो मुझे ज्यादा वैसे अच्छा लफ्ज नहीं लग रहा, ट्रायल में जो पढ़े हुए थे, ट्रायल में 67 थे। अच्छा वैसे मुझे बताएं, आपको पता कैसे चला कि ये टीटीडी है 67 का ये टीटीडी, आपको पता कैसे चला? भाई डीटीएल का मतलब होता है इसके बाप का नाम टीटीडी। कहते हैं टीटीडी कम हो गए 80 से, तो मैं क्या करूं? कम करूं टीटीडीज को या बढ़ाऊं? कम करें। चलें जी, रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करा दें, जल्दी करें ना रेक्टिफाइंग एंट्री। डीटीएल का अकाउंट डेबिट और खुशी क्रेडिट। डीटीएल का अकाउंट डेबिट, डीटीएल का अकाउंट डेबिट कितने से? 28 से। और खुशी क्रेडिट कितने से? 28 से। प्लस 20, वर्किंग नंबर 5। हमें पता कैसे चला ओपनिंग बैलेंस भी टीटीडी था? क्योंकि डीटीएल लिखा हुआ था ट्रायल में। डीटीएल का मतलब क्या होता है कि हमारे टीटीडी थे, और टीटीडी बढ़े या कम हुए? तो डेबिट कर दें। और अगर किसी ने ऐसे ही अपना टाइम जाया करना था तो फिर वो पता है ना, इसको भी बैलेंसिंग निकाल सकता था। कैसे बताएं? वो 67 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 करता 190, 191 में 80 ऐड करके यहां लाता, लेस करके 191 में 80 लेस करके यहां लाता, फिर कैरी डाउन के बाद इसको क्या निकाल लेता? बैलेंसिंग। बहरहाल सवाल की ब्यूटी ये थी कि वो इसको कम नहीं करवा रहा था, वो किसको कम करवा रहे? इसको, इसलिए हमने पे रेट लगाया।
Authorized share capital is 800 million divided into ordinary shares with a face value of rupees 10 each. असूली तौर पे ना वैसे इसमें शेयर कैपिटल का ऑथराइज वाला ही नोट काफ़ी है, सब्सक्राइब वाला नोट बनाना नहीं चाहिए क्योंकि उसने बताया नहीं कैश है, बोनस है या क्या है। आई कैप ने ऐसे ही फारक सा नोट बनाया हुआ है जो हमने सोल्यूशन में भी बनाया हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप प्रॉपर नोट इसका बनाएं। नोट नंबर कौन सा है हमारा? 4। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही थी, शायद आपको याद हो। मैंने कहा था अगर आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल दोनों का नोट बनाने ना, तो फिर इसका नाम आप लोग इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल नोट ना रखिएगा, फिर इसका नाम क्या रखिएगा? शेयर कैपिटल। उसमें 4.1 ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। किसी को याद हो, मैंने कहा था 3-4 दफा ये रिवाइज होगा, अभी अगले सवाल में भी ये नोट रिवाइज होगा। इधर आएगी क्वांटिटी इन मिलियन, इधर आएंगे रुपीज इन मिलियन। वो एग्जामिनर की मर्जी आपको क्वांटिटी दे या रुपीज दे, पता नहीं क्या दिया हुआ है। नहीं, 800 मिलियन शेयर दें या 800 मिलियन रुपीज? अच्छा, रुपीज में। ओ, तो उसने तो फिर कैपिटल दे दिया 800, तो ये बैलेंस ही निकालें फिर 80 मिलियन। दरमियान में लाइन एक आती थी, मुझे एक चीज बताएं, यहां कैश लिखा करेंगे, यहां बोनस लिखा करेंगे, यहां अदर देन कैश लिखा करेंगे? यहां कुछ लिख ही नहीं सकते क्योंकि आगे जाके इसका ब्रेकअप आना है, और वो भी पूरा ब्रेकअप नहीं आना क्योंकि सारा ऑथराइज अभी तक इशू। तो यहां से आसान सी लाइन आती थी 80, लाइन बनवाएं, रटे नहीं मारें, 80 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. Ordinary shares, well done. 80 million ordinary shares of rupees 10 each. अच्छा, अब दें इशूड पेड अप कैपिटल। ये वैसे नोट बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने बताया नहीं हुआ कि ये शेयर मैंने कैसे इशू किए हैं। इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल मैं सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनवा रहा हूं जी। क्वांटिटी इन मिलियन, रुपीज इन मिलियन। मैं ना इस तरह बना रहा हूं टोटल, और इधर मत पूरा करें, मेरा मशवरा है। आई कैप ने अपने सोल्यूशन में ये नोट ऐसे अजीब सा बनाया हुआ है, इसके बनाने की जरूरत भी नहीं है। उसने इस तरह बनाया हुआ है कि 50-500 वाले हैं, बल्कि मैं सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा, आप हंसेंगे कि इतना सा फिर बनाइएगा, इस तरह से इतना सा, ये इसी तरह बनाइएगा जिस तरह मैंने बनाया, डैश डैश ना डालिएगा, बस 50 और 500 लिखाइएगा। और अगर दिल में आया फिर वो 2 लाइनें भी डाल आइएगा। आई कैप नहीं डाल के आया हुआ वो 2 लाइनें, अदर देन कैश वाली तो लाइन अब डलनी नहीं क्योंकि उसका डाटा ही अवेलेबल नहीं है। आर इशूड अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, एक लाइन तो डल सकती है ना, ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली, और वो वाली लाइन उसने नहीं बनाई हुई। 4.4 था ना, लेकिन वो जब प्लांट एंड मशीनरी वाला नहीं है तो इसको 4.3 नंबर दे दो। वो कौन से हार्ड एंड फास्ट रूल है? हमने तो बस रिवीजन करानी थी आपको, हम और क्या कराने आते हैं। चार सब्जेक्ट उठा के 2-2, 2.5, 3-3 घंटे की क्लासें लेके पिछले सेशन में बच्चों ने 4 पेपर निकाले हैं। जज्बा, हौसला, हिम्मत, इस वक्त आप लोगों को बड़ी हिम्मत की जरूरत है। हर टीचर खींच रहे हैं, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ये मुझे दे दो। पॉइंट नंबर 6, इस तरह ना कहा करो, CL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई वो मुहावरा किसी हमने कॉन्टेक्स्ट में नहीं भेजा था, ऐसे ही उस वक्त 2-3 दिन से आ रहा था, मुझे समझ नहीं आता कहाँ फिट करें। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। पॉइंट 6, CL's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर in their meeting after year end, in their meeting, अड़ी मीटिंगें हो रही हैं, after year end approved the issuance of
बोनस शेयर्स, इन्होंने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं एट द रेट ऑफ, भाई मैंने कहा था इसकी अमाउंट निकाल के आनी है, आपने इसकी अमाउंट निकाल के आनी पड़ेगी। शेयर कैपिटल पकड़े कितना है, ऊपर पड़ा हुआ है, ओ 6000 उस दिन था, खुदा के लिए वो सवाल खत्म हो गया, हद होती है। शेयर कैपिटल कितना है 500 जरा 10% 50। चलें जी नोट बनाएं, नोट नंबर 5। सुबह होती है शाम होती है, यूं ही नोट बनाते बनाते जिंदगी तमाम होती है। नोट नंबर 5, इवेंट्स आफ्टर, अच्छा कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ इससे डायरेक्टर्स ने ऑथराइज भी कर दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? अगर लिखा होता ना, नहीं अप्रूव्ड द इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज नहीं की, अगर लिखा होता तो उसका नोट भी बना के आते। फिलहाल ये काफी है। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, CL's board of director in their Shugal Mela on meeting on 2000, अंजुम एक बात बताएं, आप क्यों देख रहे हो, मैं तो अंजुम को कह रहा हूं। अंजुम एक बात बताएं, ये तो ऊपर हमने ईयर एंड एज ऑन जून 30-24 लिखा हुआ है, तो हम बाद की डेट कैसे डाल सकते हैं? भाई हम कल पढ़ के आए हैं कि हमने एजीएम में अपने अकाउंट्स वगैरह 120 दिनों में देने होते हैं, उससे पहले पहले फाइनलाइज करने होते हैं। IAS 10 में हमने पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज होते होते टाइम लग जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारे हाथ में थी 28 अगस्त को, अभी इशू नहीं हुई थी, तो इसलिए ये डेट डालने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स के पास तो बाद में जानी है जी। CL's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग ऑन 28 अगस्त अप्रूव्ड इशुएंस ऑफ, इसको इस तरह वैसे लिख दें, फाइनल डिविडेंड फॉर 2024। ये फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड ही होता है ना वो जो साल के बाद, फाइनल डिविडेंड 2024 इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स at 10%, that is rupees, शेयर कैपिटल कितने 500 मिलियन रुपीस इज इक्वल टू रुपीस, पूरा लिखिएगा रुपीस 50 मिलियन। बेटा वो रुपीस पड़ा हुआ उधर। अच्छा अंकल, सर नोट्स की रिवीजन होगी जी, लीगल स्टेटस एंड नेचर वाले की रिवीजन होगी सर, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन वाले की भी रिवीजन होगी जी, हो गई सर, ये शेयर कैपिटल वाले की भी जी हो गई। इसमें एक और नोट बनता होता है रिजर्व्स का, रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स, और इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। जी माय डियर क्या सवाल? इवेंट्स आफ्टर, अच्छा ये दूसरी दफा हो रहा है। नहीं बोनस शेयर इशू करना डिविडेंड ही होता है, और क्या होता है? बोनस शेयर को बोनस डिविडेंड कहते हैं असल में, बोनस शेयर इशू करने को डिविडेंड ही कहते हैं असल में। बोनस डिविडेंड दो फॉर्म में दिया जाता है, कैश डिविडेंड और बोनस डिविडेंड। ना लिखो फाइनल, फिर इनको लग रहा है कि जुलाई में ही कोई इतनी लुट मची है कि अगस्त में हमें ये ख्याल आ गया है कि करना है, तो ठीक है ठीक है, मेरा भी यही ख्याल है, शायद उसने फिर फाइनल ना लिखा हो। नहीं लिखना फाइनल, ना लिखो। छती तेरी मेरी कोती। The board of directors in its meeting held on 28 अगस्त proposed a 10% bonus dividend subject to the approval of shareholders। ये इसने ऐसी लाइन डाल दी है, बस उसने कुछ भी नहीं लिखा आगे, निहायत ही फारग नोट बनाया। और शेयर कैपिटल का नोट इसने देख लें क्या बनाया हुआ है, ऑथराइज शेयर कैपिटल 800, इशूड शेयर कैपिटल 500, वाह नोट खत्म। शुगर मेला प्रोडक्शन कैपेसिटी का नोट तो इसने अंग्रेजी में ही बना दिया। ड्यूरिंग द ईयर सीएल प्रोड्यूस 15,000 किलो, वेयर एज प्लांट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज 20,000 किलो। ये इसने नोट बनाया है, कम्युनिटी नहीं बनाना चाहिए था इसको, कम्युनिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है लॉ की, पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट चाहिए, बुक वैल्यू चाहिए, सेल से गेन लॉस चाहिए, पर्टिकुलर मोड ऑफ डिस्पोजल चाहिए, और एक और लाइन होनी चाहिए थी आई कैप को जो डालनी चाहिए थी, रिलेशनशिप विद द बायर। रिश्तेदारियां तो जरूरी होती हैं बतानी ना, इसकी नानी और हमारी नानी जो है वो इकट्ठे फुटबॉल क्रिकेट क्या हुआ बचपन में, हद होगी इसी से क्या बात है।
नानी अम्मा ने एक जमाने में चलना शुरू किया था, अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई इसमें हद होगी। आपे ਤੁਸੀਂ जो मर्जी कह दो, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ आपे ਤੁਸੀਂ जो ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ अच्छा। लेकिन ठीक है, वॉर्न करते रहा करें, हल्का फुल्का आपसे ही सीखते हैं हम। ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड अनक्लेम्ड डिविडेंड ऑफ 5 मिलियन। फेस पे सेट कर दें इसको, जैसे मैं कहूं पीपी में CWIP पड़ा हुआ है, इसको फेस पे सेट कर दें, फेस पे सेट कर दें, माइनस +5 नहीं, इधर लिखो ना, अनक्लेम्ड डिविडेंड मुंह पे, अनक्लेम्ड डिविडेंड मुंह पे। ओ भाई डिविडेंड तो अभी अगले साल रिकॉर्ड करना है, तो ये कौन सा डिविडेंड है? अच्छा पुराना होगा कोई। भाईजान ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾ ਦੇं। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 420.39 ग्रैंड टोटल ही बता दें 14। प्लीज इसमें आपने ये टोटल नहीं लेना 800 वाला। You have to leave no stone unturned। मे बी जो स्टोन आप अनटर्न छोड़ो, IFRS 8 के डिस्क्लोजर वही आ जाए। You have to leave no stone unturned। You have to put your full efforts। The time is there, the time is coming, Kareem, the motivation, motivation। अच्छा जी, PP का कैरी डाउन बता दें। 9011 मोहतरम, कुछ बच्चे आते हैं बंदे लेके, वो कहते हैं कि PP का नोट बन सकता था। आसान असी भी तो कोई मसला, PP का नोट बन सकता था क्योंकि एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एक एडिशन दी हुई है वो जो बाहर के मुल्क से मंगवाई थी, एक डिस्पोजल दी हुई है, लेकिन माय डियर डेफिशन के रेट्स नहीं है ना, आप नोट बना ही नहीं सकते, आप जितनी मर्जी इसका होगा यकीन मोबाइल, आप जितनी मर्जी रिवर्स वर्किंग कर लें, आप जितनी मर्जी रिवर्स वर्किंग कर लें, यू कैन नॉट प्रिपेयर द नोट, आप नोट नहीं बना सकते। आगे चलें। 10270। ये सवाल आप लोगों ने 25 मिनट में इंशाल्लाह दोबारा करना है, इससे ज्यादा टाइम ना लीजिएगा। चलिए 30 में कितने नंबर हैं इस सवाल के? कैलकुलेटर 18 0 1.8 36। चलो मेरी वाले दो मिनट और पा लो रीडिंग टाइम। चलो 38 40 मिनट में कर दीजिएगा, 40 मिनट में कर दीजिएगा। अच्छा हमारे दिल में ये आ रहा है कि हम आपको IFRS 9 का जो होमवर्क देने लगे हैं, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, उसकी क्यों ना हम आपको एंट्रीज भी करके भेज दें आज, ठीक है, ताकि आप लोगों ने अगर एंट्रीज पे नजर मारनी है तो एंट्रीज पे भी नजर मार लें। अब आप लोगों ने तसल्ली से अपने सेल्फ टेस्ट के तौर पर सिर्फ 3 मिनट मुझे देने हैं और उस सवाल को पढ़ के बता देना है। डायग्राम मैं खोलने लगा हूं और सवाल आप खोल लें, और अब तसल्ली से अब उस सवाल को पढ़ें। बताओ ना कौन सा जी, जिनसे बात हो रही है उनको पता है, तुसी रहने दो। पेज 85, तसल्ली से पढ़ें सवाल, पेज 85। बॉल पॉइंट की कैपें बहुत मजे की हैं, अल्लाह करे ये खाने की दुकानों पे होटलों पे भी मिलने लग जाएं। जब तक खाना ना आए बंदा कैप चूस के गुजारा करे। ये क्या करूं, अब बात बढ़ चुकी है, 100 लेक्चर से ऊपर हो गए हैं, अभी तक नहीं बॉल पॉइंटें जो है मिर्च लगानी पड़ेगी, लाल मिर्च बॉल पॉइंट पे।
प्लीज अब अगला सवाल पढ़ें, क्वेश्चन 11। 10 पढ़ें पहले, फिर 11। कुछ बच्चे हमारे अभी तक अकाउंट लिमिटेड की बैलेंस शीट टोटल कर रहे हैं। ओहो, 1 मिनट तो गुजर गया, हमने कहा था बस अब जल्दी से पढ़ेंगे। किधर है, कौन सा टॉपिक है? IFRS 9। अच्छा जी, हम आपको बता रहे हैं अभी जो अटेम्प्ट गुजरी है उनके साथ क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। यकम मार्च को कलाकंद लिमिटेड एक्वायर्ड 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ फलूदा लिमिटेड रिप्रेजेंटिंग 15% ऑफ FL। उसके शेयर कैपिटल में से हमने कितना खरीद लिया? 15%। माय डियर खामोश प्लीज, कितने का खरीदा? 20 का। तो 6 इंटू 20 दरख्त की कॉस्ट इन अगस्त 2024। अच्छा, ईयर एंड तो दिसंबर, अल्लाह का शुक्र है। इन अगस्त उसने डिविडेंड डिक्लेयर करके पे भी कर दिए, और ये तो फल उतारे हैं ना जो हमने। दरख्त पे लगे थे 160 मिलियन, और GNN पे दरख्त महंगा होके हो गया था 25। वही जो मैंने आपको बताई थी 4 बातें। QL does not have significant influence over। अच्छा, पहले तो बताएं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है या कोई ऐसा कंसोलिडेशन का जिक्र नहीं है? वो कलाकंद लिमिटेड की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होंगी। आई हैव नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वैसे ये लाइन ना भी लिखता ना तो 15% का मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ और ना लिखा होता तो यही लेना था, अनलेस कि मुझे कह देता एक डायरेक्टर भी मेरा है। तो आप बता दें आई हैव नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंट्रोल तो ऑब्वियसली नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगा? IFRS 9। लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ें, कोई पॉसिबल क्लासिफिकेशंस फॉर अकाउंटिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट। और इसमें आपने खाली डिस्कशन नहीं करनी है, डिस्कशन में आपने शो ऑल रेलेवेंट। तो भाई जिसने लेक्चर 1 अटेंड किया हुआ है हमारा IFRS 9 का, उसको ये 7 नंबर मिल जाने थे। लेक्चर 1 जिसने IFRS 9 का अटेंड किया हुआ है, ये 7 नंबर उसको इजीली मिल जाने थे। बस प्रॉफिट इग्नोर करना था, बाकी तो आपने फेयर वैल्यू से खेलना था। यूजिंग द सेम डाटा एज इन क्वेश्चन 10। हम इस सवाल में इस चक्कर में आए थे कि इधर 3 लाइनें ऊपर 6 हैं, तो उसने कहा यूजिंग द सेम डाटा एज इन क्वेश्चन 10 above assume that QL does have significant influence, maybe due to एक डायरेक्टर हमने अपॉइंट कर लिया हो या कुछ भी हो। एडिशनली आफ्टर द एक्विजिशन, उसने आपस में चीजें भी बेची हैं एक दूसरे को। चीजें जो आपस में बेची हैं ना, जरा हाइब्रिड में से 2 बच्चे निकल लेने तो फिर मैं बताता हूँ। चीजें निकल गए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, अब चीजें जो बेची हैं ना उसकी एंट्री तो इस मॉडल और इस मॉडल में कोई नहीं होती, वो सिर्फ इस मॉडल में एंट्रीज पड़ी हुई हैं। एक वर्किंग 7 में ये एंट्रीज हमने पड़ी हुई हैं। सवाल नीचे बड़ा आसान है, इन रिस्पेक्ट ऑफ QL सेपरेट फाइनेंस। अब खुल खुला के दोबारा बता रहा है, ऊपर तो कुछ लिखा नहीं हुआ था तो हमने बाय डिफॉल्ट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अज्यूम की थी, नीचे खुल के बता रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कौन सी है? सेपरेट हैं। डिस्कस द, अब हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, अब हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया है। अब हमारे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? 3 टा टा टा। अब हमारे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं? 3। कॉस्ट पे रखें या IFRS या डिस्कस द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तीनों डिस्कस करनी पड़ेंगी। IQ ने बड़ी मजे का किया, उसने इसको डिस्कस किया, उसने इसकी डिस्कशन में किया वही वाली, और इसको फिर डिस्कस किया, उसने इसको डिस्कस नहीं किया फिर डिस्कस द। अच्छा, अब पहले क्या हमने अज्यूम किया था? हमारा इस पे इन्फ्लुएंस नहीं है, और फिर क्या अज्यूम किया? इन्फ्लुएंस है। इधर कितनी ऑप्शंस थी फिर? 2, इधर 4, ये वाली भी, इधर भी 2, और एक ये वाली। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दिया उसने किस तरह दिया हुआ है। जाएं तो हम आपको इसकी सोल्यूशन की कोशिश करेंगे, अगर हमारे दिल में टाइम हुआ तो इसकी जनरल एंट्रीज भेज दें। असल में तो उसने क्या मांगी है? डिस्कशन मांगी है।